नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा करने वाले हैं। इन्होंने अपने संबोधन में क्या-क्या कहा है, किन-किन बिंदुओं को छुआ है, जरा उसको हम विस्तार से समझने वाले हैं। हम यह देखने वाले हैं कि सरकार का जो रोड मैप है उस पर यह क्या बताती हुई नजर आ रही है और पिछले 10 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियों की भी बात की गई है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण जो हुआ है 18वीं लोकसभा में, आप जानते हैं कि ये जो 18वीं लोकसभा है इसका यह अगर कहें राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के, राष्ट्रपति को संबोधन को लेकर के, तो इस लोकसभा के लिए यह पहला इनका संबोधन होगा। ठीक है, इस लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज के लिए 75% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। एक ऑफर है और ये ऑफर जो है 5 से 12 जुलाई तक वैलिड रहने वाला है। कोर्स देख लीजिए, यूपीएससी के ये सारे कोर्स यहाँ पर है, पीसीएस के ये सारे कोर्स हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए 9555124124, एक बार फिर से नंबर दोहरा देता हूँ, 9555124124, इस नंबर पे कॉल करके या फिर sanskritIAS.com पर विजिट कीजिए या फिर संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। फिर अपने मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि यह ऑफर जो है यह 5 से 12 जुलाई तक है, तो आपको इसको ध्यान में रख करके काम करना होगा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर क्या है? सेंगोल है। इस पर फिर से विवाद छिड़ गया है। दरअसल हुआ क्या, यदि आपने आज का जो राष्ट्रपति महोदय दोपहर में जब उनका अभिभाषण होने वाला था वह संसद भवन आती हैं तो आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो है आगे आगे हाथ में ऐसे ये जो सेंगोल है उसको पकड़े हुए आगे आ रहे थे और फिर उसको क्या किया गया है, पार्लियामेंट में ला करके एक जगह रख दिया गया था। अब ये है क्या, क्यों इस पर विवाद है? तो यह सेंगोल जो है वह शासन का प्रतीक माना जाता है और यह कहां से जुड़ा हुआ है? चोल साम्राज्य से। चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ मसला है और यह कह सकते हैं आप तमिल संस्कृति की बात भी है। ठीक है, तो अब समझिए, जब भारत आजाद हुआ था यानी कि ब्रिटिश सरकार से भारत को आजादी मिल गई थी, तब क्या हुआ था कि वहां जो है वहां के पंडित नेहरू को, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उनको प्रतीक के रूप में ये सौंप दिया था। यानी कि ये दिया था कि भाई सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। चोल साम्राज्य में जब भी ऐसा होता था कि सत्ता का परिवर्तन होता था तो जो भी नया शासक होता था उसको सेंगोल सौंपा जाता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि यह काम किया गया। फिर बाद में यह जो है नया संसद भवन का जब निर्माण कराया गया था उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको लेकर के आए। उस वक्त भी इसको लेकर के विवाद हुआ। विवाद क्या है? देखिए, विवाद का ये है कि यह जो है कहा गया है कि यह राजतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, चोल साम्राज्य निश्चित तौर पर राजतंत्र था तो वह राजतंत्र का प्रतीक है। लेकिन आज जो भारत आजाद है, आज जिस भारत में हम रह रहे हैं, यह प्रजातंत्र है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रजातंत्र में आखिर इसका क्या काम है, तो इसको लेकर के बातें कहा गया। विभिन्न विपक्षी नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है, अभी आप न्यूज़ देखेंगे, अभी यही चल रहा है कि इसे जो है आप किसी म्यूजियम में रखवा दीजिए, इसे पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। और सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोल साम्राज्य का, तमिल संस्कृति का इसका जो है अपमान किया जा रहा है, यह एक प्रतीक है, इसे स्वीकारना चाहिए, भारत की विरासत है, संस्कृति से जुड़ा हुआ मसला है। खैर देखिए, तो 18वीं लोकसभा की जो शुरुआत होती है, राष्ट्रपति जी की पहली भाषण जो है उसका भी शुरुआत विवाद से ही हो गया। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आ रहा है, व्यवहारिक तौर पर आप समझ सकते हैं, यानी कि होने क्या वाला है कि ये पूरा जो सत्र होने वाला है इसमें बहुत गहमा गहमी होने वाला है। आप जान रहे हैं कि इस सत्र की जब से शुरुआत हुई है तो सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बारी बारी से शपथ लिए। उसके बाद जो है लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका भी चुनाव हो गया, ओम बिरला साहब। अब राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ है, तो यहाँ तक हम आ गए। अब अभिभाषण जो इनका हुआ है उसमें इन्होंने किन किन मुद्दों की चर्चा किया है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रेसिडेंट जो संबोधन करते हैं तो उसमें किन बातों को शामिल करते हैं। वह जो सरकार का रोड मैप होने वाला होता है उसकी झलक उसमें होती है। यानी कि सरकार जो है
आगे 5 साल क्या काम करने वाली है, नीति निर्माण क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों को आप इनके स्पीच में समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जो पिछले 10 साल में या सरकार अगर वही चली आ रही है तो उसने क्या काम किया है, उसकी उपलब्धियों के विषय में भी इसमें बताया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदया जो है अपने स्पीच में दरअसल सरकार की बातें ही कर रही होती हैं। ये व्यावहारिक तौर पर आप समझ गए। अब देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इस तरह का जो स्पीच होता है बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि जब भी इस तरह का स्पीच होगा, मैंने कहा ये सरकार की बातें कर रही होंगी, तो जो स्पीच तैयार होता है उसमें विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। उसमें कला संस्कृति भी ध्यान में रखा जाता है, उसमें यह भी देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में कितना विकास हुआ है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ख्याल रखा जाता है, बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बातें हों, साइंस टेक की बातें हों, चाहे वो एयरपोर्ट कहीं बन रहा हो, चाहे वो आप कह सकते हैं नियम कानून को लेकर के कहीं बातें की गई हो, इंटरनेशनल रिलेशन का ध्यान रखा जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के हर पहलू को इनके स्पीच में शामिल करती है सरकार। इसीलिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए प्रेसिडेंट का जो अभिभाषण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। हर साल अगर आप देखेंगे कभी भी प्रेसिडेंट को स्पीच दिया करे तो उसको अच्छे से उसका पोस्टमार्टम कीजिए। जितनी भी चीज़ें चर्चा की गई है, किसी भी योजना की उन्होंने चर्चा किया है, उन सबको सही से तैयार कर दीजिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप तैयार हैं अभिभाषण समझने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो है सदन में आकर के दे रही हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि पार्लियामेंट की जब हम चर्चा करते हैं, तो पार्लियामेंट में 3 अंग होता है। जनरली हम लोग जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 अंग मान के चलते हैं कि एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। लेकिन आप समझिए कि पार्लियामेंट का एक तीसरा अंग भी है, वह है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब इसमें जुट जाएंगे तभी संसद तैयार हो जाता है। यह बात आप जानते हैं, यानी कि संसद में केवल राज्यसभा या लोकसभा नहीं होगा। इसीलिए कोई बिल जब तैयार होता है तो आप देखते हैं कि अगर लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, तो वह तब तक नहीं धरातल पे आएगा, कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है। इसीलिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप समझिए। एक चीज और फैक्ट पहले ही बता देता हूं, संयुक्त सत्र को इन्होंने संबोधित किया। संयुक्त सत्र, अब चलिए संयुक्त सत्र क्या होता है। देखिए सत्र दो होंगे, जैसे कि लोकसभा का सत्र होगा और एक वरिष्ठों का सदन यानी कि राज्यसभा का सत्र होगा। ठीक है, तो राज्यसभा का सत्र आज से ही शुरू हो रहा है, यानी कि लोकसभा का सत्र तो 2-3 दिन से चल रहा था, लेकिन राज्यसभा की शुरुआत आज से हो रही है। ठीक है, अब संयुक्त सत्र में क्या होगा, इसमें लोकसभा का सत्र जो है और राज्यसभा, इसमें दोनों के सदस्य जो है शामिल होंगे, एक ही हॉल में बैठेंगे। संयुक्त, देखिए नाम ही ऐसा ना, तो दोनों ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, एक ही जगह बैठेंगे और प्रेसिडेंट जो है संयुक्त रूप से संबोधित सभी को कर रहे होंगे, जैसा कि आज हुआ भी है। आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगा। इतनी बातें समझ गए। अब चलिए अभिभाषण की शुरुआत करते हैं, क्या क्या इन्होंने कहा। जब सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया अपने अभिभाषण की शुरुआत करती हैं, तो इन्होंने नवनिर्वाचित जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं इस बार 18वीं लोकसभा के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद जो ओम बिरला हैं चयनित हुए हैं दूसरी बार अपने स्पीकर पद के लिए, उनको भी शुभकामनाएं देते हैं और फिर ये चर्चा करते हैं चुनाव को लेकर के। क्योंकि भारत का जो चुनाव है अपने आप में समझ सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और चुनाव बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से डेटा जानने की कोशिश करेंगे, तो कहा गया था इस बार कि 97 करोड़ जो है वह मतदाता भारत में हैं। ठीक है, इस बार मतदान जो है उसका आंकड़ा थोड़ा सा कम रहा, लेकिन फिर भी यह जो है 60 के प्लस गया, यानी कि ठीक ठाक जो है वह मतदान हुआ है। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग जो है इतनी बड़ी मशीनरी पूरी तैयार किया, सुरक्षा के चाक चौबंद किए, इन सब चीजों के लिए इन्होंने चुनाव आयोग का आभार भी जताया और चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई कि आपने बेहतर काम किया है। अब यहाँ पर सरकार के विजन रोड मैप पर ये आ जाती हैं, उपलब्धियों को लेकर के बात करती हैं। चुनाव में थोड़ा सा ये और जोड़ती हैं और वो आप सरकार की उपलब्धियों के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। और चर्चा किया जाता है जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर की क्यों चर्चा, देखिए जम्मू और कश्मीर में आप जानते हैं कि 5 अगस्त, ये तारीख ध्यान रखिए, 5 अगस्त 2019, ये एक ऐसा तारीख रहा, ऐतिहासिक तारीख। क्या हुआ था इस दिन, भारत के पार्लियामेंट ने एक बिल लाया और इस बिल को ला करके जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद 370 और 35A इसको निरस्त कर दिया गया।
ठीक है, इसके अलावा एक और काम किया गया कि जम्मू कश्मीर को जो है वह यूटी बना दिया गया, यूटी, और ये असेंबली के साथ होगा, इसको ध्यान में रखना है। और लद्दाख एक नया राज्य बना जम्मू कश्मीर से अलग होकर के, वह यूटी केवल बना, वहां असेंबली नहीं होगा। तो वहां अब जब जम्मू कश्मीर की स्थिति इस तरह से हुआ तो सरकार इस बात को लेकर के सजग हुई कि वहां स्थिति बदल जाए, क्योंकि जो अलगाववाद की समस्या रहा, आतंकवाद की समस्या रहा, 90 के दशक से ही ये चलता आ रहा, तो सरकार ने कोशिश किया कि इसको बदला जाए, टूरिज्म वगैरह फिर से वहां लाया जाए, और इसमें सरकार को जो है कामयाबी भी नजर आया। जब यहाँ 370 हटने के बाद 2019 के बाद पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव यहाँ होता है, तो 5 सीट यहाँ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, 5 सीट में आप जानते हैं 2 एरिया अलग अलग बटा हुआ है, जम्मू और कश्मीर। तो एक जम्मू यानी कि जम्मू संभाग में जो है लोकसभा का 2 सीट पड़ता है, और कश्मीर में पड़ जाता है 3, जिसमें एक श्रीनगर भी है। श्रीनगर में जो इस बार वोटिंग हुआ था, वह आप ये समझिए कि श्रीनगर में वोटिंग पूरा अगर देखेंगे, अगर फाइनल वोटर टर्नआउट अगर कहूं मैं, फाइनल वोटर टर्नआउट, तो वह तकरीबन जो है वह 40% के आसपास चला गया। ये फाइनल वोटर टर्नआउट जो रहा है पिछले, जैसा मैंने कहा कि आपको ये 3-4 दशक में सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में। यानी कि वहां पर जो है लोगों का उत्साह लोकतंत्र के प्रति बढ़ा है, लोग शांति ढूंढ रहे हैं। यह बात जो है राष्ट्रपति महोदया अपने स्पीच में कहते हुए नजर आई। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि स्पष्ट जनादेश मिला है, क्योंकि तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 1962 के बाद, 1962 के बाद पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं ऐतिहासिक यह लोकसभा रहा है, होने वाला है भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। तो निश्चित तौर पर एक स्पष्ट जनादेश जो है, और फिर से भरोसा जताया है लोगों ने, ये कहती हुई नजर आई। इसके अलावा फिर ये चर्चा करती हैं कि 10 साल में, अगर 10 साल के देखें, यानी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता संभालते हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 साल में जो है भारत अगर 2014 की स्थिति देखेंगे, तो तब उस वक्त जो है अर्थव्यवस्था के आधार पर 11वां देश हुआ करता था, लेकिन आज की जो स्थिति है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले 2-3 साल में जो है वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन सकता है। तो इसको लेकर के भी चर्चा किया गया। उसके बाद यह कहा गया कि इस सरकार ने जो है वह सदी की सबसे बड़ी महामारी पेंडेमिक कोरोना को देखा। कोरोना के साथ साथ अभी अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर नजर दौड़ाइए, आपको समझ में ये आएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक संघर्ष छिड़ा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं, यूरोप की चर्चा करूं, तो पूरा यूरोप और अमेरिका, पश्चिम पूरा जो है वह उलझा हुआ है, कहां पर? रसिया और यूक्रेन युद्ध में। अगर मिडिल ईस्ट की मैं आपको बात बताऊं, अरब कंट्री की, तो आप देखेंगे इजराइल और हमास में ये सब उलझे हुए हैं। अगर आप चाइना वाले रीजन में देखते हैं, तो चीन और यहाँ पर आपको ताइवान और फिलीपींस और साउथ चाइना सी में सब उलझा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये देखने को मिलेगा कि विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष लगातार चल रहा है। तो कोरोना महामारी और विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष होने के बावजूद जो है भारत का विकास लगातार हो रहा है, और तकरीबन 8% के हिसाब से अगर देखेंगे तो भारत लगातार विकास कर रहा है। अगर दुनिया की पूरी ग्रोथ में बात किया जाए तो भारत का योगदान जो है बताया गया है कि वह तकरीबन 15% तक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है, और उन्होंने कहा कि इसका श्रेय जो है वह सरकार को जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? अगर ये ग्रोथ रेट बेहतर करना है तो फिर एक काम किया जाएगा कि राज्यों के बीच जो है वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए विभिन्न राज्यों के बीच। यानी कि उत्तर प्रदेश ये कोशिश करे कि उसके यहाँ जो है निवेश बिहार से ज़्यादा आ जाए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके। बिहार ये कोशिश करे कि तमिलनाडु से बेहतर कर सके। तो प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। इससे क्या होगा कि अंततः भारत का विकास और हो सकेगा। ठीक है, तो जो विकास दर 8% की बात की गई है वह लगातार और बढ़ सकता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर को लेकर के बात किया गया है। देखिए, अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर पर इन्होंने ध्यान दिलाया, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हम लोग कहते हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण वगैरह की चीजें आती है, और टर्सरी सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर होता है। तो इन्होंने कहा कि सरकार ने तीनों सेक्टर पर काम करने की कोशिश की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह कहा जाता है कि हमने प्राइमरी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर में अच्छा काम किया। कोरोना के समय भी जो रीढ़ की हड्डी बना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वह एग्रीकल्चर ही बना, कृषि बना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिए, तो ये कहा गया कि भारत जो है
प्राइमरी सेक्टर में बढ़िया काम कर रहा था, सेकेंडरी और टर्सरी। सेकेंडरी पर बहुत अच्छा काम नहीं हुआ और भारत जंप करके सीधा यहाँ पर टर्सरी सेक्टर पे पहुंच गया, यानी कि सर्विस सेक्टर पे पहुंच गया। तो सर्विस प्रोवाइडर तो भारत अच्छा बन गया, लेकिन यह जो हमारा है मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये ज्यादा यहाँ पर गड़बड़ा गया और इस वजह से जो है जॉब नहीं मिल पाया। यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकास तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ हो रहा है पर जॉब के बिना हो रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष ये समस्या बनी हुई है। तो इनका जोर इस पर भी रहा कि इसको सरकार जो है लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रही है। आईटी सेक्टर का इन्होंने चर्चा किया, आईटी सेक्टर के अलावा टूरिज्म का चर्चा इन्होंने किया और हेल्थ को लेकर चर्चा किया। हेल्थ कहने का मतलब यह है कि भारत जो है, आप देखेंगे पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो बहुत सारे आसपास के कंट्री के लिए, एशिया के कंट्री के लिए भारत जो है सस्ता इलाज उपलब्ध करा देता है। तो इस हिसाब से भी भारत की जो प्रतिष्ठा है, वैश्विक प्रतिष्ठा, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर बेहतर होता है, सेकेंडरी सेक्टर बेहतर होता है, टर्शियरी सेक्टर बेहतर होता है, तो एक चीज तो ये है कंफर्म कि जॉब बढ़ेगा। इसके अलावा और क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर यही बातें की जा रही है इनके द्वारा कि स्वरोजगार भी भारत में बढ़ रहा है। इसीलिए देखेंगे भारत में स्टार्टअप्स बहुत होने लगे हैं, ठीक है, और स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महात्मा गांधी के कल्पना था कि भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं करेंगे। इसीलिए महात्मा गांधी की एक किताब आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी पुस्तक है और उसका नाम है ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, काफ़ी बेहतर किताब है समझने के लिए किस तरह से गांव की सुधार हो सकता है, किस तरह से काम की जा सकती है। इसके लिए एक समझ सकते हैं कि ये बहुत दूरदृष्टि सोच देता है ये बुक। तो ग्राम स्वराज की जो बात महात्मा गांधी ने वहाँ कहा, कुछ वैसा ही कहते हुए ये सरकार के तरफ से अभिभाषण पढ़ती हुई नजर आती हैं राष्ट्रपति महोदय। इन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है और सरकार कर भी रही है। इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बता दिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किन किन माध्यम से होगा, समझ लीजिए। पहले तो है कि भाई अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो आपको जाहिर सी बात है कृषि पर तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कृषि के बिना गांव का विकास नहीं हो सकता है। इसके अलावा पशुपालन पर आपको जोर देना पड़ेगा, क्योंकि खेती के अलावा जो वैकल्पिक आय के साधन हो सकते हैं उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर पशुपालन है तो यहाँ पर आप डेयरी जोड़ दीजिए। इसके अलावा जो है मत्स्य पालन को भी आप आज के समय में नहीं छोड़ सकते। सरकार अलग से बजट लाती है इसके लिए और लगातार इसके लिए काम सरकार करती रहती है। अब ये सब अगर गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ता है तो आप सहकारिता को इसमें शामिल करेंगे भी। और सहकारिता मंत्री कौन है देश के? अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्हीं के मद्देनजर ये काम है। और इन सब चीजों को करने के लिए पैक्स का नेटवर्क होता है। पैक्स का चुनाव होता है ना, अगर आप गांव से हैं तो आप इन सब चीजों को जानते होंगे। पैक्स का किस तरह से पूरे देश भर में नेटवर्क है। तो बाकी जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे नाबार्ड वगैरह हो गया है ना, जैसे मनरेगा का जो योजना है, इन सभी चीजों को एक साथ अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अच्छे से चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, वो समस्या है किसानों को लेकर के। और जब किसान खेती करते हैं ना तो अन्न तो उपजाते हैं, लेकिन एक समस्या इनके सामने आ जाता है और वह समस्या बहुत विकराल होता है, आगे चल करके खाद्य संकट का कारण बन जाता है। वह है भंडारण। भंडारण की समस्या पर्याप्त नहीं हो पाता है। इसको लेकर के राष्ट्रपति कहती हैं कि सरकार जो है इसको लेकर के प्लानिंग कर रही है और इस पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो एक ये आश्वासन किसानों के लिए है, तो संभव है आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है अगर ऐसा होता है, और जो कि दिख भी रहा है। सरकार लगातार जो है इस बात के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है कि किसानों के आय को दुगुनी किया जाए। लगातार आप देखते होंगे सरकार इस चीज के लिए काम करती रह रही है। तो अगर ये चीजें होता है तो निश्चित तौर पर यह बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीएम सम्मान निधि, ये आपने सुना है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए यह बेहद जरूरी टॉपिक होने वाला है।
पीएम सम्मान निधि, इसके तहत कहा गया कि 20,000 करोड़ रुपया जो है वह ट्रांसफर कर दिया गया है विभिन्न किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे। इसके अलावा एमएसपी की लगातार चर्चा चलता है और खरीफ फसल को लेकर के कहा गया कि खरीफ फसल में ऐतिहासिक रूप से एमएसपी के प्राइस को जो है एमएसपी जो है वह बढ़ाया गया है। इसके अलावा किसानों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दलहन और तिलहन, देखिए दलहन और तिलहन आपने पढ़ा होगा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तब भी, आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तब भी, एग्रीकल्चर पढ़ा हो तब भी, दलहन और तिलहन में हम थोड़े से पिछड़ रहे हैं। तो लगातार क्या होता है कि हमें वह आयात करना पड़ता है, बाहर के देशों से हमें मंगाना पड़ता है चीजें। तो यानी कि हमारी निर्भरता जो है किन्हीं अन्य देशों पे है। इसीलिए देश में कई बार क्या हो जाता है, आप देखते होंगे कि तेल की कीमत और दाल की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि दलहन और तिलहन पर जो हमारी निर्भरता अन्य देशों पर है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा एक और शब्द आजकल आप सुनते होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्गेनिक उत्पादन है इसको लेकर के लगातार चर्चा चल रहा है, यानी कि प्राकृतिक रूप से खेती पर जोर देने की बात है, और ये जो है काफी मुनाफे का सौदा भी आज के समय में है। तो इसको भी राष्ट्रपति महोदया जो है अपने अभिभाषण में शामिल करती है कि ऑर्गेनिक खेती पर सरकार लगातार जोर दे रही है। इन सभी चीजों का अगर मैं आपको समुच्च बताऊं तो क्या हो सकता है, सरकार लगातार ये बातें कहती रही है कि हम किसानों की जो आय है उसको क्या करना चाहते हैं, 2 टाइम्स बढ़ा देना चाहते हैं, 2x, दो गुनी कर देना चाहते हैं। ये टारगेट हालांकि आपको ध्यान में होगा, अगर आप लगातार अपडेट रहते हैं सरकार के कामकाज से, तो सरकार ने ये टारगेट रखा था कि वह 2022 तक ही ऐसा कर देगी। लेकिन फिर कोरोना आ गया और ये मामला जो है उस वक्त बन नहीं पाया, लेकिन सरकार जो है लगातार इस चीज को लेकर के कोशिश में लगी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर को लेकर के अपने अभिभाषण में सरकार के तरफ से राष्ट्रपति महोदया पढ़ते हुए नजर आई। चलिए अब इसको लेकर के कुछ और बात करते हैं। दुनिया को लेकर के इन्होंने कहा कि अगर विश्व की बात करें तो दुनिया के संदर्भ में भारत ने दुनिया को समाधान दिया है, वही जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, विश्व बंधु की बात इन्होंने कहा कि भारत की स्थिति अगर वैश्विक मंच पर है तो वह समाधान देने की है। अगर आप देखेंगे G7 की स्थिति जो है उसमें भी भारत का जो एक तरह से कह सकते हैं प्रतिष्ठा है उस मंच पर देखा गया। G20 2023 में भारत ने उसकी मेजबानी पहली बार की, दिल्ली में किया, सितंबर का महीना आपको ध्यान होगा। तो G20 में भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया ने देखा। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन आज की एक सच्चाई है। आप देख रहे हैं कि इस बार जो टेम्परेचर है गर्मी में वह 50 से ऊपर निकल गया है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस, 53 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस। तो ये आम बात हो गया है, हर जगह पूरे देश में लू चल रहा है, ठीक है। यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये एक सच्चाई है, क्लाइमेट चेंज हुआ है और क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक जिम्मेदार तो है। तो नेट जीरो की जो संकल्पना रखी गई है उसको भी लेकर के बातें कहा, और नेट जीरो का टारगेट भारत सरकार ने कब तक रखा है, 2070 तक। इन्वायरमेंट पढ़ते हुए आपने इन सब चीजों को पढ़ा होगा, तो इन सब चीजों को रिवीजन कर लीजिए। मैं यही आपको बता रहा हूं कि क्या क्या राष्ट्रपति महोदया ने क्या क्या छुआ है। तो जो जो बिंदु को टच किया गया है मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देके चलता हूं, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा, 4-5 घंटे लग जाएगा, मुझे कम समय में सारी बातें कह देनी है आपसे, ठीक है। तो ये नेट जीरो का टारगेट भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसको भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा योग दिवस को लेकर के आपने देखा 21 जून को योग दिवस हुआ। ये क्या है, सॉफ्ट पावर है भारत का। ये क्या होता है, सॉफ्ट पावर। आईआर पढ़ते हुए आपने पढ़ा है ना, हार्ड पावर पढ़ा है, सॉफ्ट पावर पढ़ा है। आजकल स्मार्ट पावर की बात की जाती है, जिसमें हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों शामिल हो गया तो स्मार्ट पावर बन गया। तो योग दिवस को आपने देखा होगा। तो योग जो दिवस है 10वां साल इस बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और पूरे भारत में योग दिवस की जो स्वीकारता हुई उसको लेकर के भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को लेकर के बात किया गया। एक बहुत बड़ा जो है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हो ही रहा है और ये चीजें आगे भी बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है अगर भारत के लिहाज से देखेंगे तो भारत की जो खेती है वह क्या है, मानसून आधारित खेती है। और अगर मानसून विलंब हो जाता है या मानसून बारिश जो है उस उम्मीद के हिसाब से नहीं होता है तो फिर खेती इससे प्रभावित हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, उत्पादन प्रभावित होगा, और प्रभावित क्या होगा, उत्पादन कम होगा। इससे क्या हो जाएगा स्थिति, तो हमारे लिए जो है खाद्य सुरक्षा की जो बातें हैं वह धूमिल होता जाएगा। तो खाद्य और सुरक्षा की स्थिति हमारे लिए उत्पन्न हो जाएगी।
इन सब चीजों पर भी भारत सरकार लगातार काम कर रही है, ये यहाँ पर प्रेसिडेंट महोदया का कहना था। दूसरी बात, नेट जीरो जो 2070 तक कहा, इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के बात किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फिर से कह रहा हूँ, भारत सरकार ने ही पहल किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इसका जो सेंटर है वह भारत में ही है, गुरुग्राम में है। फ्रांस सरकार भी इसमें साथ आई थी और अब तो बहुत सारे देश इसमें शामिल हो गए हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन एरा का जमाना है, ग्रीन एरा, ठीक है, ये सदी जो है ग्रीन एरा का है। ग्रीन एरा होगा तो क्या होगा, इससे यह भी उम्मीद की जाएगी कि भैया ग्रीन जॉब क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों पर ये शब्द जो है आपको ध्यान रखना है। और ग्रीन एरा, ग्रीन जॉब, तो ये सारी चीजें तभी हो सकता है जब यहां पर हम इस पर जोर देंगे, किस पर, तो ग्रीन एनर्जी पर जोर देंगे, ठीक है। तो ये तीन शब्द मैं आपको दे करके जा रहा हूं, इस तीन शब्द पर थोड़ा थोड़ा नोट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनके अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ आप चलते हैं। देखिए, ये तय है कि समय के साथ लोग जो है बेहतर जीवन के लिए ग्रामीण व्यवस्था से निकल के शहरी व्यवस्था की तरफ आते हैं, पलायन होता है, ठीक है। सबको चाहिए अच्छा जीवन, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो शहर को बेहतर करना पड़ेगा। और भारत में लगातार देखा जा रहा है कि गांव से लोग निकल करके शहर की तरफ आ रहे हैं, नए शहरों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब इस वजह से एक समस्या शहरों में हो गई है, वह है मलिन बस्तियों का निर्माण हो गया, स्लम एरिया हो गया है, बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। दिल्ली में आप देखिए, हर एक बड़ी सोसाइटी के बगल में आपको स्लम एरिया देखने को मिल जाएगा। तो ये बताता है कि सरकार जो है पहले से इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए सरकार को शहरों को बेहतर करने के लिए काम करना पड़ेगा। और शहर में जो सबसे बड़ी एक समस्या हुआ क्या है, पॉल्यूशन का। दिल्ली में रहने वाले तो देखते ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक बार कहा था कि दिल्ली में रहना और दिल्ली के हवा में सांस लेने का मतलब है आप गैस चैम्बर में है, गैस चैम्बर में सांस ले रहे हैं। तो प्रदूषण की बात की गई और पर्यावरण से जुड़े हुए मसले को राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसे शामिल कर लिया था, यानी कि आर्टिकल 21। इसका विस्तार करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चर्चा किया, इसे ठीक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये लगातार आ रहा है। इस बार भी 2024 के प्रीलिम्स में यह आर्टिकल पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया था, एक बार बीच में और ये पूछा गया था। तो लगातार यहाँ से प्रश्न यूपीएससी बना रही है और यही चीजें देखिए यहाँ पर अभिभाषण का जो पूरा है वह टॉपिक भी बन गया। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एयरपोर्ट्स को लेकर के देख लेते हैं, जो कि देश भर में एयरपोर्ट्स का नेटवर्क फैलाया जा रहा है। 2014 में आपको ध्यान है कितना देश में एयरपोर्ट था, थोड़ा सा अनुमान लगाइए, तकरीबन 200 के आसपास था। अगर आपको ध्यान होगा, जो डेटा आता है, बताया जाता है, वह 2014 में 209 के आसपास एयरपोर्ट हुआ करता था। लेकिन 10 साल हो गया, 2024 तक हम पहुंच गए और आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहर में, छोटे छोटे शहर में एयरपोर्ट बनाया गया। टीयर 2 सिटी में, टीयर 3 सिटी में, इस तरह से जो है वहां पर एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ और ये संख्या जो है इसमें वृद्धि देखा गया और ये पहुंच गया 605 तक पहुंच चुका है। और बहुत सारे शहरों में अभी भी जो है एयरपोर्ट का निर्माण होना है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक शब्द आता है कनेक्टिविटी, तो परिवहन बेहतर हो गया, ठीक है। अब मेट्रो को लेकर के बात कर रहे हैं, अगर एयरपोर्ट का हमने बात किया तो मेट्रो को भी लेकर के चर्चा करते हैं। जो लोग दिल्ली में हैं वो तो मेट्रो का लगातार आनंद लेते ही रहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जो लाइफ लाइन है वो मेट्रो कहा जाता है। 10 साल में अगर आप देखेंगे तो, मतलब मोदी सरकार के 10 साल की बात कर रहा हूं, 2014 से 2024 तक में, इस 10 साल में 21 नए शहरों तक मेट्रो को पहुंचाया गया। अभी हाल ही में अगर आपने अपडेट आपके पास है तो बिहार सरकार ने 4 शहर में मेट्रो की देने की घोषणा की है, जिसमें एक दरभंगा है, एक मुजफ्फरपुर है, एक गया है और एक भागलपुर है। ये 4 शहर हैं बिहार के, और एक पटना में तो काम चल ही रहा है, अब जल्दी ही वहां हो जाएगा। तो कई और राज्य में इस तरह की स्थिति की गई है जहां पर मेट्रो दिया जा रहा है। तो लोगों को इससे क्या होगा, सहूलियत होगा। परिवहन जैसे ही देखिए अच्छा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, तो वहां अर्थव्यवस्था जो है खुद ब खुद पटरी पर आ जाती है। अब एक और बात है, यहाँ पर मेट्रो की हमने बात किया, लेकिन जैसा मैंने कहा पहले भी कि गांव की ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है और भारत की आत्मा जो है वह गांव में निवास करती है। तो सिर्फ शहरों को तो बेहतर करना है नहीं, सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि मेट्रो आपने बना दिया, एयरपोर्ट्स बना दिए शहरों में, गांव के लिए भी तो काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक योजना है, इसको तैयार कीजिएगा, पीएम ग्रामीण सड़क योजना। आपने पढ़ा भी होगा इस सब चीजों के बारे में।
मैं आपको दोहराते चलता हूं। तो इस योजना के तहत विभिन्न गांव के सड़कों का जो है वह निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो है हाईवेज को लेकर के बातें किए गए। नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हाईवेज के निर्माण को अगर आप देखेंगे तो यह दुगुनी हुआ है, 2x में यह कन्वर्ट हो गया है। हाईवेज लगातार बहुत अच्छे गति से बनाए जा रहे हैं। अब इसके अलावा बढ़ते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम बढ़ जाते हैं, जरा नॉर्थ ईस्ट में आपको ले चलता हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के अलग से कुछ बातें की गई। और नॉर्थ ईस्ट जो है पिछले 1-2 साल से चर्चा में रहा मणिपुर को लेकर के, ठीक है। यानी कि अशांति की स्थिति जो है नॉर्थ ईस्ट में देखने पर को मिला। अब नॉर्थ ईस्ट की जब भी हम चर्चा करेंगे तो एक पॉलिसी कहा जा रहा है, उसे कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इससे पहले एक पॉलिसी और हुआ करता था, अगर आपको ध्यान होगा तो उस पॉलिसी का नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। अगर आप देखिए आईआर पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, तो ये सब ध्यान होगा। ये जो आडवाणी जी जब थे, लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग जब 2002-3 सब के समय पर सरकार चलाते थे, उस समय ये योजना, ये जो पॉलिसी है, ये चर्चा में आया था, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखना है, जो आसियान कंट्रीज वगैरह हैं उनकी ओर जो है बातें की जा रही है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो ये एक कदम और आगे बढ़ाए और इन्होंने कहा सिर्फ लुक ईस्ट पॉलिसी क्यों, आप पूरब की तरफ देखो ही मत, है ना। मतलब ये नहीं कि केवल देखना है, देखने का मतलब ये नहीं कि देखना ही है, देखने का मतलब वहां से पॉलिसी जोड़नी है, वहां से संबंध बनाने हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि आपको एक कदम और बढ़ाना है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम करना है। उनके साथ किस तरह से हम काम कर सकते हैं, इस पर हमें जोर देना है। इसलिए देखेंगे तो बांग्लादेश होते हुए म्यांमार, कंबोडिया तक जो है रोड नेटवर्क वगैरह बनाया जा रहा है। उसके बाद सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, रेलवे लाइंस बिछाए जा रहे हैं, यानी कि कनेक्टिविटी पर बेहतर काम हो रहा है और किस तरह से सॉफ्ट पावर डेवलप किया जा सके, इस पर काम हो रहा है। अब इस सबसे फायदा भारत को क्या होगा? भारत को यह फायदा होगा कि जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं और उसका एक छोटा सा भाई भी है सिक्किम, तो ये जो 8 राज्य हैं, इस 8 राज्य तक हमारी पहुंच बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, 26 किलोमीटर केवल चौड़ा है। तो वह जो एरिया है वहां तक अगर वो ब्लॉक हो गया, अगर आप समझ सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक हो गया, तो भारत अपने नॉर्थ ईस्ट में पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए भी बेहद जरूरी है कि हम जो है इस पॉलिसी पर काम करें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के काम करें, ठीक है। और यहाँ कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हम करें, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाएगा, बड़ी समस्या इस एरिया के लिए यही है। तो लगातार भारत सरकार इस पर काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे समृद्ध हो सके, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में लगातार काम किया जा रहा है। अलग से एक मंत्रालय ही बना दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक मंत्रालय दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित ही है। आप इसके बारे में थोड़ा सर्च करके पढ़ लीजिएगा। देखिए भारत जो है आने वाले समय में, और पूरी दुनिया आप कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर पर शिफ्ट होने वाली है, तो भारत इसमें पीछे नहीं रहने वाला है। इसीलिए भारत ने नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा स्टेट है असम, असम में एक प्लांट बना रही है भारत सरकार, सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये असम में एक प्लांट बन रहा है, सेमी कंडक्टर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, असम के अलावा वहां के बाकी जितने भी आसपास के राज्य हैं, चाहे वो मणिपुर हो जाए, चाहे वो मेघालय हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, इन सभी को इसका फायदा होने वाला है। और इससे क्या होगा, जो एक स्थायी शांति की उम्मीद नॉर्थ ईस्ट में की जाती रही है वह हो सकेगा। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर को लेकर के समस्या है, निश्चित तौर पर पिछले 1 साल में रहा है, लेकिन सरकार कई कमेटी वगैरह बना करके काम कर रही है। कई सारे गुट को के साथ देखेंगे सरकार ने वार्ता किया है, संधि किया है। नागालैंड के विषय में आप जानते ही होंगे। अफसपा कानून के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। अब अफसपा को लेकर के यहाँ पर यह कहा गया कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अब लगता है कि सुरक्षा स्थिति ठीक है, तो वहां से अफसपा कानून को हटा लिया गया है, यानी कि धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट की संख्या जो है वह कम हो रहा है। यह भी राष्ट्रपति महोदया कहती हुई नजर आई। अब यहाँ पर चलते हैं समाज के निचले तबकों की ओर, और जब समाज के निचले तबकों की बात करेंगे ना, तो एक महापुरुष हमारे जहन में आते हैं, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि किसी भी समाज की तरक्की अगर आपको देखनी हो, समझना हो, तो आप देखिए वहां की महिलाओं की क्या स्थिति है, और उस समाज के जो जाति क्रम वगैरह है उसमें सबसे जो निचला तबका है उसकी स्थिति को समझ लीजिए, आप समाज की प्रगति को समझ सकती हैं। यही बात जो है यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया भी कहते हुए नजर आई। तो निश्चित तौर पर गरीब कल्याण करना पड़ेगा। इसके लिए एक योजना चलाया गया था, ये जो कोविड महामारी हुआ था उस समय, उस योजना का नाम था पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत क्या किया गया, 80 करोड़
जो गरीब परिवार है उसको अनाज दिया गया। इसमें वे परिवार भी शामिल थे जो हाल ही में गरीबी रेखा से बाहर आए। तो सरकार की ये सोच है, आप जानते होंगे ना कि बराबर इस पे प्रश्न उठता रहता है कि 80 करोड़ लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब क्या देश में 80 करोड़ गरीब हैं। देखिए इसमें शामिल क्या किया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर हैं, लेकिन सरकार फिर भी उन्हें सपोर्ट कर रही है कि इस वजह से कि लगातार वो अगर गरीबी रेखा से बाहर होंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, सेविंग करने लग जाएंगे, तो फिर वो बाहर हो जाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी भी समस्या हुआ तो फिर से वो गरीब हो जाएंगे। तो अभी उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। अब चलते हैं, जब हम निचले तबके की बात कर लिए, अब जरा सा महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के लिए क्या क्या अभिभाषण में क्या कहा गया है। राष्ट्रपति महोदया, आप खुद भी महिला है तो जाहिर सी बात है महिलाओं को लेकर के क्या क्या, महिला की जब भी बात कर किया जाएगा, कभी भी बात किया जाएगा, तो महिला सुरक्षा को लेकर के एक निश्चित तौर पर बातें हैं, और निश्चित तौर पर समय के साथ जो है महिलाओं को रोजगार से देख करके बातें किया जाएगा। कहा जाता है कि महिलाओं के जीवन को जो बड़ी समस्या है वह आर्थिक उनका दृष्टिकोण अगर देखेंगे, या आर्थिक सशक्तिकरण उनका नहीं है, तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पहलू है। इन दो तीन चीजों पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। अगर एक उदाहरण मैं आपको दूं, तो देश भर के विधानसभा में, लोकसभा में बहुप्रतीक्षित मांग था कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई महिलाओं को, लोकसभा में भी और देश के विभिन्न विधानसभाओं में भी। और परिसीमन के बाद ये सब चीजें जल्दी ही लागू हो जाएगा। मेरे ख्याल से 2029 में जो 19वीं लोकसभा का चुनाव आप देखेंगे उसमें यह लागू हो जाएगा, ये बातें बताया गया है। अब यहाँ पर आर्थिक समस्या को लेकर के कहा गया है कि महिलाओं का जो है आर्थिक समस्या जिस तरह से रहा है, सरकार इसको ध्यान में रखते हुए ये कोशिश कर रही है कि आपने एक स्कीम सुना होगा, लखपति दीदी वाला मामला, है ना। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि 3 करोड़ महिला जो हैं उनको लखपति दीदी बनाया जाए, ठीक है। और इसके लिए एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपने सुना होगा SHG, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद ली जाएगी, और सरकार लगातार ले भी रही है। पीएम आवास की बात करते हैं जरा। प्रधानमंत्री आवास जो दिया जा रहा है गरीबों के लिए, उसमें यह देखा गया है कि अधिकांशतः लोग जो है, प्रेरित भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि महिलाओं के नाम पर आप आवास लीजिए, उसमें कुछ विशेष छूट मिल जाता है। और इस सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की बात कह दी है। 3 करोड़ नए घर बनाने की बातें कह दी गई है, सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दिया गया है। और इसमें भी इस बात पर ध्यान रखा गया है कि अधिकांशतः घर जो है वह महिलाओं के नाम पर ही लिया जाए, ताकि जो है महिलाओं के लिए बेहतर हो सके। अब देखिए, महिलाओं का, बच्चियों का भविष्य बेहतर हो सके, इसके लिए एक योजना चलाया गया था, सुकन्या समृद्ध योजना। इस योजना को फिर से नोट कर लीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि इस योजना से प्रश्न आ सकते हैं। अभिभाषण में इस योजना को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा जो है मुफ्त राशन की बात की गई है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, मुफ्त राशन दिया भी जा रहा है, मैंने कहा 80 करोड़ परिवार तक वो पहुंच रहा है। उसके बाद सस्ता गैस दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना, फिर उज्ज्वला योजना 2.0 भी आप जानते हैं, ठीक है, ताकि रसोई घर में जब महिलाएं हो, हमारी माता बहनें हो, तो फिर वह जलावन जला करके चूल्हा ना जलाएं, क्योंकि उससे जो है निश्चित तौर पर जो विषैले गैस होंगे वह वो लेती हैं सांस के रूप में, और फिर वो उससे उनको तरह तरह की बीमारियां भी हो जाता है, तो स्वच्छ वातावरण भी नहीं हो पाता। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सस्ते दर पे गैस भी दिया जा रहा है। एक और बात की जा रही है, बिजली बिल कम हो सके या बिजली बिल नगण्य हो सके, इसके लिए सोलर पैनल देने की बात की जा रही है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सोलर पैनल की ये जो बातें हैं वह उसके लिए क्या योजना सरकार लेके आई थी। ठीक चुनाव से पहले आया था, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ठीक चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा किया था, और उस योजना के विषय में बताइए। उस योजना में बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को रजिस्टर करा भी चुके हैं, तो आप रजिस्टर कराए हैं खुद को कि नहीं, बताइए, योजना का आप नाम बताइए, फिर उस पर बात कर लेंगे। इसके अलावा सरकार ने सैन्य कर्मियों की भी चर्चा की, इनके द्वारा, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। आप जानते हैं कि सेना में 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग थी वो लंबे समय से चल रहा था। जब ये सरकार आई तो उस मांग को पूरा किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। एक चीज तो आप सबने अभी पिछले कुछ दिनों से सुना होगा और आप उससे प्रताड़ित भी होंगे, वह मसला है पेपर लीक का, ठीक है। तो नीट का पेपर लीक हुआ,
जो मेडिकल का एग्जाम था। उसके बाद नेट का पेपर लीक हुआ, जो कि पीएचडी एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। फिर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का भी जो मामला आया था, आरओ एआरओ का 11 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, फिर वो भी कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। इसके अलावा देश भर में कई ऐसे एग्जाम बताए गए हैं जिसके पेपर जो है वह लीक होते रहता है। इन सभी चीजों को लेकर के सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा है। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, विपक्ष जो है उनसे इस्तीफा भी मांग रही है। हालांकि कमेटी वगैरह बनाया गया है और खास करके टारगेट पर कौन आ गया है? एनटीए। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक स्वायत्त संस्था सरकार ने बनाया। इसका उद्देश्य था कि देश भर की परीक्षाओं को ये कंडक्ट कराएगी, लेकिन इस संस्था के जो चाल चलन है, जो इसका कैरेक्टर है, वह थोड़ा सा शंका के दायरे में आ गया है। इसीलिए इनके जो चेयरमैन थे उनकी छुट्टी कर दी गई है, जांच कमेटी भी बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदया इस पे कहती नजर आई कि निश्चित तौर पर पेपर लीक हुआ है, इस तरह के मामले आए हैं, लेकिन सरकार जो है सख्त कार्रवाई करेगी और सरकार इसको लेकर के कानून भी लेकर के आई है। इन सब चीजों पर बात किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ी बात कही गई है राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आने वाले समय में भारत की रूपरेखा बदलने का काम करेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है, तो सरकार इस पर काम कर रही है। इसका मतलब ये स्पष्ट तौर पर आज क्लियर हो गया है कि आने वाले समय में संभव है 1-2 वर्षों में आपको ये देखने को मिल जाए कि एक यूनिवर्सिटी ही हो जाए और उस यूनिवर्सिटी पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए, डिजिटल इकोनॉमी के लिए काम करते नजर आए। कहते हैं डेटा इज न्यू फ्यूल। तो हो सकता है इन सब चीजों को लेकर के पढ़ाई और एक जगह सारी चीजें हो, इसको लेकर के बातें की जा रही है। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी की चर्चा की गई और उस यूनिवर्सिटी पर किसको फक्र नहीं होगा, नाम है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का न्यू कैंपस जो है उसका हाल ही में उद्घाटन कर दिया गया। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। आप जानते हैं पुराना नालंदा जो यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वह जो 5वीं सदी से और वो 12वीं तक चला था, जिसको बख्तियार खिलजी ने समाप्त कर दिया, लाइब्रेरी जला दिया। इस पर मैंने डिटेल से बात किया है, अब प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, जाकर के देखिएगा। आज हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यू कैंपस का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर फिर से जो है कोशिश की जा रही है कि भारत एक ऐसा जगह बने जहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के मार्फत दुनिया भर के लोग आए, पढ़े। भारत का जो सॉफ्ट पावर है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका ज्ञान विज्ञान जो है वह वैश्विक मंच तक पहुंच सके। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इस सोच के साथ फिर से तैयार किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता। तो इसको लेकर के जो है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में विशेष तौर पर चर्चा करते हुए नजर आती हैं। ईवीएम को भी लेकर के बातें किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कहा जाता है कि इसे हटा दीजिए, चूंकि इससे गड़बड़ियां हो रही है। विपक्ष के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है बैलेट पेपर के माध्यम से जो है चुनाव होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने यह कहा कि हम सब ने वो जमाना देखा है कि जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था और उस वजह से बक्से को लूट करके ले करके चले जाते थे, किस तरह से जो है धांधली होता था। इसलिए ईवीएम जो है वह सुरक्षित है, उस पर किसी तरह का प्रश्न नहीं है। इसके अलावा एक और चीज की सरकार के काम की बात की गई और वह है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। धार्मिक आधार पर हमारे कुछ पड़ोसी देश के जो हैं लोग, उनको यदि प्रताड़ित किया गया है, वह भारत में आए हैं, तो उनको शरणार्थी के रूप में आए होंगे, तो उनको सरकार नागरिकता देगी। इसको लेकर के कानून पिछले साल ही मतलब आ गया था, तो 2019 में ही, लेकिन नोटिफिकेशन फिर जारी कर दिया गया अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और उन्होंने कहा कि सीए के तहत नागरिकता देनी शुरू कर दी गई है। तो यह बात जो है चर्चा में लाया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करते हैं तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की चर्चा की गई है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वह गुजराल डॉक्ट्रिन से संबंधित है। ठीक है, तो इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा साहब जब प्राइम मिनिस्टर होते थे उनकी सरकार में। तो उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं सिद्धांत दिया था, 5 सिद्धांत दिया था। उसके तहत कुल मिलाकर के उसका निष्कर्ष बताऊं आपको, तो उसमें यह कहा गया कि भाई आप जो पड़ोसी देश हमारे हैं, भारत, चूंकि भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप की अगर मैं बात करूं, इसमें बड़े भाई की भूमिका में है। तो चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, मालदीव हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन सब के लिए क्या है, थोड़े से उदारवादी बनिए। आप ये मत सोचिए कि आप उनके लिए जो कर रहे हैं वह भी रिटर्न में आपको उतना ही करे। आपको बड़े भाई की भूमिका में ध्यान रखना होगा और पड़ोसी प्रथम के
दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखना होगा। इनका कहना है कि हमने लगातार ये किया भी। जैसे कि मैं उदाहरण के स्वरूप बताना चाहूंगा कि श्रीलंका में श्रीलंका एक तरह से जानते हैं आर्थिक दिवालिया हो गया था। पिछले 2 साल से श्रीलंका को सही से उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने में भारत ने ही मदद किया है। मालदीव की मदद की जा रही है, अफगानिस्तान की मदद की जा रही है, नेपाल में जब भूकंप आया या बाढ़ आया तब भी सिक्किम की भारत मदद करता रहता है। बांग्लादेश में भारत विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट चला रहा है। म्यांमार में भी भारत सरकार मिलकर के काम कर रही है। यानी कि पड़ोसियों के साथ भारत जो है लगातार मित्रवत संबंध बना रही है, यही बातें कहा गया। उसके अलावा एक और स्कीम पर जोर दिया गया, कॉरिडोर की बात की गई, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात की गई। ठीक है, फिर से बताता हूं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसको लेकर के चर्चा किया गया है। चूंकि राष्ट्रपति महोदय अपने अभिभाषण में इसको अलग से मेंशन की है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। यह देखना है कि ये कॉरिडोर जो है किस किस कंट्री होकर के गुजर रहा है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग क्या है, इसके क्या नफा नुकसान हो सकते हैं, बजट क्या है, इससे संबंधित सभी चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि अलग से कहा गया है तो इस पर आगे चल के प्रश्न बन सकता है, यह मान के चलिए। इसके अलावा जो बात किया गया वह संविधान को लेकर के बात किया गया। संविधान के विषय में कहा गया कि यही वो दस्तावेज है जो हम सबको आगे लेकर के चलता है, तो इसे अक्षुण्ण बनाए रखने की भी कोशिश होनी चाहिए और इसके हिसाब से ही हम सबको काम करना है। लेकिन इसके चर्चा करते हुए यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदया एक शब्द बोल देती हैं, उसके बाद पूरे सदन में हंगामा मच जाता है और वह शब्द है आपातकाल, इमरजेंसी। आप जानते हैं 25 जून 1975 ये वह दिन था जिसे भारतीय डेमोक्रेसी के लिए काला दिन कहा गया। ठीक है, तो यहां से और इसका आप जानते हैं कि 50 साल जो है पूरा हुआ है इसी वर्ष 2024 में। तो इसको लेकर के चर्चा किया गया और उन्होंने कहा कि किस तरह से संविधान को जो है वह एक तरह से कह सकते हैं कि तार तार कर दिया गया, संविधान के विरुद्ध काम किया गया। तो इसको लेकर के फिर जो है थोड़ा बहुत हंगामा भी सदन में मचना शुरू हो गया था। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई देखिए, सदन किसी भी हिसाब से सुचारू रूप से चले इसका ध्यान जरूर रखिए। सदन की गरिमा जरूर बहाल होनी चाहिए और लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए हमें काम करना है, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। और साथ ही यह भी कहा कि विकसित भारत के लिए हम सबको काम करना है। विकसित भारत का टारगेट कब रखा गया है, यानी कि हम कब लेकर के चल रहे हैं कि हमारा देश जो है वह डेवलप कंट्री हो जाएगा, विकसित भारत। प्राइम मिनिस्टर लगातार कहते रहते हैं विकसित भारत जो है, जब हम आजादी के 100 साल मना रहे होंगे 2047 में, तब हमने ये परिकल्पना किया है कि हम एक डेवलप कंट्री हो जाएंगे। तो विकसित भारत के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। आज़ादी के शताब्दी वर्ष में हम सब इस स्वप्न का, हम सबके इस स्वप्न जो है वो साकार हो सके, इसके लिए हमें मिलकर के काम करना है। और ये सारी बातें कहते हुए इन्होंने यहाँ पर अपने स्पीच को खत्म किया। सभी को एक तरह से कह सकते हैं कि संदेश दिया कि आपको विकसित भारत के लिए काम करना है। चलिए, एक टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है और एक प्रश्न यहीं से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के दौरान संबोधित किया, किसे संबोधित किया? लोकसभा को, राज्यसभा को, या फिर संयुक्त सत्र को, या मंत्रिमंडल को? जो भी जवाब आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के से किस बात से आप खुश हैं, या कौन सी ऐसी बात है जो आपको चुभ रही है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था? फिर से मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति जब अभिभाषण देते हैं तो वह सरकार क्या रोड मैप आगे का बताते हैं, पीछे की उपलब्धि बताते हैं, यानी कि सरकार की बातें वो बताते रहते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इनके अभिभाषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत सारे मुद्दों पर मैंने चर्चा किया है, इतने सारे मुद्दे हो गए हैं, तो अब उसमें से आप ढूंढ करके बता दीजिए कि आपके मन मुताबिक कौन सी चीजें हैं, या राष्ट्रपति महोदया को अपने अभिभाषण में और कौन सी बात को शामिल करना चाहिए। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।